रशिया के लेनिनग्राड शहर का एक लड़का जिसे बचपन में रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं था, जिसके 2 भाई मर चुके थे, जिसके पापा जंग में लड़ते हुए इंजोर हुए और अपाहिज हो गए, जिसकी माँ दूसरों के घर में जाके सफाई के काम करती थी ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। ऐसा ये लड़का मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बनता है, अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करता है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में ज्वाइन होता है और देखते ही देखते रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पिछले 25 साल से पुतिन रशिया के सर्वोच्च नेता है। वो कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिक्स में आना पड़ा। उनके तानाशाही रवैये पर कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि पुतिन इतने बड़े देश के रशिया के सर्वोच्च नेता बने कैसे और इतने साल तक टिके कैसे। आइए इस वीडियो के अंदर कुछ अनसुनी फैक्ट्स के साथ एक अनोखी कहानी देखते हैं। 7 अक्टूबर 1952 के दिन रशिया में लेनिनग्राड शहर के अंदर पुतिन का जन्म हुआ। आज उस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। देखने वाली बात यह है कि उनका और उनके पिता का दोनों का नाम व्लादिमीर ही था। उनके पिता रशियन आर्मी में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब नाजी आर्मी ने, हिटलर की आर्मी ने जब लेनिनग्राड को घेर लिया था, उस जंग के अंदर उनके पिता जख्मी हुए और अपाहिज हो गए। इसी दौरान पुतिन के पिता की मुलाकात हुई माशा से और उन्होंने माशा से शादी कर ली। जंग के बाद रशिया में बीमारियां फैल रही थी और उन्हीं बीमारियों के अंदर पुतिन के दोनों भाइयों की मौत हो गई। पुतिन के पापा वॉर वेटरन होने की वजह से उन्हें एक छोटा सा गवर्नमेंट सरकारी कमरा दिया गया था, जो कि लेनिनग्राड के अंदर 12 बॉस्को स्ट्रीट के ऊपर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर था। रेलवे के डिब्बे बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर पुतिन के पापा को जॉब भी दी गई थी, लेकिन तनख्वाह बहुत ही कम थी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। घर को सपोर्ट करने के लिए पुतिन की माँ आसपास के लोगों के घर पे जाके सफाई का काम करती थी, या फिर किसी हॉस्पिटल्स में या लैबोरेटरीज के अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने का काम करती थी। जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था, लेकिन अपनी बेटे की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1 सितंबर 1960 के दिन पुतिन ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। वो गवर्नमेंट स्कूल नंबर 193 के अंदर भर्ती हो गए। पुतिन का पढ़ाई में कभी दिल ही नहीं लगा। उनकी रुचि खेलकूद में ज्यादा हुआ करती थी। वो जिस माहौल में रहते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां अक्सर हर रोज हाथापाई हुआ करती थी। वहां के लोकल माफिया मासूमों को मारते थे और अपनी दहशत कायम रखते थे। पुतिन के पापा रशियन आर्मी में थे और इसीलिए बचपन से ही पुतिन के रग रग में देश प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो अपने देश को ऐसे माफियाओं से मुक्त करवाएंगे। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया था। जूडो का रशियन वर्जन सांबो, इसमें वो एक्सपर्ट बनने लगे। उन दिनों रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी का बहुत खौफ था। साथ ही साथ रशियन लोग केजीबी की रिस्पेक्ट भी करते थे। देश के अंदर और देश के बाहर केजीबी के पास बहुत ज्यादा पावर थी। पुतिन भी बचपन में केजीबी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पुतिन ने स्कूल के दिनों से ही ठान लिया था कि वो केजीबी ज्वाइन करेंगे। उतना ही नहीं तो लेनिनग्राड के अंदर जो केजीबी का रीजनल ऑफिस था, वहां पे उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया था। वो हर रोज वहां पे जाते और वहां पे पूछते कि केजीबी में ज्वाइन करने के लिए कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी। एक बार तंग आकर वहां के किसी ऑफिसर ने उन्हें बोल दिया था कि अगर आपने लॉ की डिग्री ले ली तो तुम्हारा केजीबी में एंट्री होना आसान हो जाएगा। स्कूल खत्म होते ही पुतिन ने लॉ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी और 1970 के अंदर उन्हें लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल लॉ के लिए एडमिशन मिल गई। कॉलेज टाइम के अंदर पुतिन के पास कोई पॉकेट मनी नहीं हुआ करती थी और इसीलिए वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते थे। जब वो कंपटीशन जीत जाते थे तब उन्हें जो प्राइज मनी मिलती थी उससे वो अपना कॉलेज के टाइम में खर्चा चलाते थे। इसी दौरान केजीबी की नजर पुतिन पर पड़ी। केजीबी ने पुतिन को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। कॉलेज के आखिरी साल में एक मिस्टीरियस पर्सन पुतिन को अप्रोच हुआ और उन्होंने पुतिन को केजीबी ज्वाइन करने की ऑफर दे दी। केजीबी ज्वाइन करना तो पुतिन का लाइफ गोल था। पुतिन ने तुरंत ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। 1975 में पुतिन केजीबी का हिस्सा बन चुके थे। लेनिनग्राड में ओक्ता नदी नेवा नदी से मिलती है। उनका जहां संगम होता है वहां पे घनी झाड़ियों के बीच केजीबी का एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल नंबर 401। इसी स्कूल में पुतिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई।
1 साल के कोर्स के अंदर उन्हें बेसिक इंटेलिजेंस टेक्निक्स और इंटरोगेशन मेथड्स सिखाए गए। 1976 के अंदर फाइनली पुतिन अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। उन्हें फर्स्ट लेफ्टिनेंट का ओहदा दिया गया था। ट्रेनिंग के तुरंत बाद उनकी पहली पोस्टिंग काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में की गई थी। पुतिन हमेशा सोचते थे कि जैसे मूवीज में दिखता है कि जासूस अपने देश के बाहर जाकर अपने देश के लिए काम करता है, वैसे उन्हें भी अपने देश के बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए पुतिन को रशिया के अंदर रहकर ही काउंटर इंटेलिजेंस करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका काम यह था कि रशिया में आने वाले फॉरेन नेशनल्स के ऊपर नजर रखना और अगर कोई दूसरे देश का जासूस रशिया में घुस आया है तो उसको ढूंढना। करीब 6 महीने काउंटर इंटेलिजेंस का काम करने के बाद पुतिन की ट्रांसफर की गई फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट के अंदर। केजीबी की ये जो डिवीजन थी ये बहुत ही एलीट डिवीजन थी। टोटल केजीबी के अंदर करीब 3 लाख लोग काम करते थे, जिसमें से सिर्फ 5000 लोग फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट के अंदर काम करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी प्रीमियम डिवीजन होगी। पुतिन में कई खामियां थी, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण था। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, दिया हुआ काम पूरा करने के बाद ही पुतिन लौटते थे। केजीबी के ऑफिसर्स इस क्वालिटी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो पुतिन को एक एलीट स्पाई बनाएंगे। 1985 में पुतिन को रेड बैनर इंस्टीट्यूट के अंदर भेजा गया। रेड बैनर इंस्टीट्यूट रशिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस स्कूल थी। सिर्फ रशिया में ही नहीं तो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस स्कूल्स के अंदर टॉप 5 स्कूल्स के अंदर रेड बैनर इंस्टीट्यूट का नाम आता है। 1 साल के इस कोर्स ने रेड बैनर इंस्टीट्यूट के 1 साल के इस कोर्स ने लेनिनग्राड के एक बच्चे को एक वेल ट्रेंड स्पाई में बदल दिया था। 1986 में पुतिन की पोस्टिंग सबसे पहली बार रशिया के बाहर की गई, जर्मनी के एक शहर में, ड्रेसडेन में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट चुका था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी के ऊपर कंट्रोल था सोवियत यूनियन का, तो वेस्ट जर्मनी के ऊपर कंट्रोल था अमेरिका का। दोनों के बीच में एक वॉल बनाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन वॉल। ईस्ट जर्मनी के और वेस्ट जर्मनी के लोग एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते थे। रशिया और अमेरिका दोनों को अपना अपना कंट्रोल कायम रखना था। पुतिन का यह काम था कि ईस्ट जर्मनी के अंदर सोवियत यूनियन का कंट्रोल बरकरार रहे। ईस्ट जर्मनी के लोग रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ बगावत ना करे, इसकी भी खबरदारी पुतिन को लेनी थी। पुतिन का स्वभाव बहुत ही बेदरकार था, बट साथ ही साथ वो बहुत ही साहसी थे। 1986 में पुतिन ड्रेसडेन के एक स्ट्रीट से, एक रोड से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। बिना खुद के जान की परवाह किए पुतिन उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए और कई बुड्ढों को और बच्चों की जान उन्होंने बचाई। उनका यह कारनामा ईस्ट जर्मनी के कई न्यूज़पेपर्स के अंदर छापा गया। उतना ही नहीं तो वहां की जो भी लोकल गवर्नमेंट थी ईस्ट जर्मनी की, उनकी तरफ से पुतिन को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया था। पुतिन का करियर केजीबी में बहुत ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन शायद उनके नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। अगस्त 1989 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में रशिया के कंट्रोल के खिलाफ आजादी की आवाज उठी। लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन शुरू हो गया, जिसे कल्चरल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस कल्चरल रेवोल्यूशन का पूरे ईस्ट जर्मनी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रभाव पड़ा। ईस्ट जर्मनी के सभी नागरिक इस आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मांग यह थी कि जर्मनी एक रहे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो जाए और उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो। उन्होंने मांग की कि बर्लिन वॉल को तोड़ा जाए। बर्लिन वॉल तोड़ने की मांग करना सोवियत यूनियन को डायरेक्ट चैलेंज था, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि 9 नवंबर 1989 के दिन बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। रशियन कंट्रोल खत्म हो चुका था। पुतिन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्हें जिस उद्देश्य से ईस्ट जर्मनी में अपॉइंट किया गया था, वही उद्देश्य फेल हो चुका था। ये पुतिन के लिए अपनी व्यक्तिगत हार थी। वो अंदर से टूट चुके थे। आज तक पुतिन को जो भी काम दिया गया उन्होंने वो काम सक्सेसफुली पूरा किया था, लेकिन आज वो फेल हो चुके थे। अपने परिवार को लेकर ड्रेसडेन से पुतिन लेनिनग्राड वापस आ गए थे। उनके सीनियर्स ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुतिन माने नहीं और उन्होंने अपना इस्तीफा केजीबी से दे दिया। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, आगे क्या करना उसके बारे में कोई क्लू नहीं था।
ऐसे समय में पुतिन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने पहुंचे जिसका नाम था व्लादिमीर खोपलोव। व्लादिमीर खोपलोव पुतिन को उनके केजीबी के दिनों से जानते थे। वो खुद एक प्रोफेसर थे लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। व्लादिमीर खोपलोव को पुतिन की काबिलियत का और उनके देश प्रेम का बहुत अच्छे से अंदाजा था। उन्होंने पुतिन की जॉब लगवा दी लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रो रेक्टर, लेकिन वो पुतिन को हमेशा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सलाह देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि पुतिन जैसा काबिल और देशभक्त इंसान की ही रशिया को जरूरत है, जो रशिया को अपना पुराना गौरव वापस लौटा सकता है। 1990 में लेनिनग्राड के अंदर मेयर के चुनाव हुए और एंटेलोव सोबचक एज अ मेयर चुने गए। सोबचक का पूरा एजेंडा डेवलपमेंट ड्रिवन था। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस एजेंडे को ड्राइव कर सके, दिया हुआ काम पूरा कर सके, रशिया को फिर से एक बार एक डेवलप्ड कंट्री बना सके। व्लादिमीर खोपलोव ने पुतिन की मुलाकात सोबचक से करवा दी। वो मीटिंग 25 मिनट चली और उन 25 मिनटों ने पुतिन का नसीब बदल दिया। सोबचक के साथ बात करने के बाद पुतिन का पॉलिटिक्स के सामने देखने का पूरा नजरिया बदल गया था। अगर मातृभूमि की सेवा करनी है और रशिया को वापस ऊपर लाना है तो पॉलिटिक्स से अच्छा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। यह सोबचक ने पुतिन को बहुत अच्छे से समझा दिया था। जिस दिन ये मीटिंग हुई उसी दिन पुतिन ने अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ दी और वो सोबचक के साथ काम करना शुरू कर दिया। सोबचक ने पुतिन को अपना एडवाइजर बना लिया था। सोबचक को लेनिनग्राड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी और ये काम सोबचक ने पुतिन के पास दे दिया था। सोबचक पुतिन को परखना चाहते थे और इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर एक इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया गया। पुतिन के पास वक्त बहुत कम था। दिन रात मेहनत करके उन्होंने जर्मन बिजनेसमैन की एक लिस्ट बनाई, सभी से कोऑर्डिनेट करके बहुत ही कम समय में सबसे कोऑर्डिनेट करके सभी को लेनिनग्राड के अंदर लाया गया उस इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। पुतिन ने उनके सामने एक बड़ा सा प्रेजेंटेशन किया, वो भी जर्मन भाषा में। पुतिन की मेहनत, उनका काम और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देखकर सारे जर्मन बिजनेसमैन बहुत ही खुश हुए। लेनिनग्राड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट उस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर दिया गया। इस इन्वेस्टमेंट समिट ने पुतिन को सोबचक का सबसे करीबी बना दिया। वो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी देखने लगे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें पुतिन की राय नहीं ली जाती थी। करीब 6 साल पुतिन ने सोबचक के साथ लेनिनग्राड में काम किया। उनके काम की तारीफ पूरे देश में होने लगी थी। 1996 में रशिया के प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन को भी रशिया में डेवलपमेंट करना था बड़े पैमाने पर। वो कई टैलेंटेड ऑफिसर्स की खोज में थे। पुतिन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने पुतिन को लेनिनग्राड से मॉस्को बुला लिया। पुतिन को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि अब वो मॉस्को से लेनिनग्राड कभी वापस आने वाले नहीं थे। रशिया में पुतिन को प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन का डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। पुतिन को सबसे पहला टास्क दिया गया रशिया के ब्यूरोक्रेसी के अंदर के करप्शन को हटाने का। उन दिनों रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी हद तक ऑफिसर्स करप्ट हो चुके थे। आम आदमी का कोई काम पैसे दिए बगैर नहीं होता था। किसी भी नए बिजनेसमैन को अगर कोई भी नया बिजनेस चालू करना है तो इतने सारे लॉस थे और हर स्टेप पे पैसे खिलाने पड़ते थे और इसीलिए जिन लोगों की वहां तक पहुंच थी वही लोग बिजनेस चालू कर सकते थे। अगर ऐसी सिचुएशन रहती तो रशिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता था। इस बीमारी को ठीक करने के लिए पुतिन से अच्छा और कोई नहीं हो सकता था। बचपन से पुतिन के रग रग में देश प्रेम भरा हुआ था और अब तो वो ट्रेंड स्पाई भी थे। कौन सा ऑफिसर रिश्वत लेता है, पल भर में ये बात पुतिन पता कर लेते थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों की एक फौज बना ली जो कि हर सरकारी दफ्तर में मौजूद रहती थी। कौन और कहां से खबर पुतिन को देता है ये किसी को पता नहीं था। हर करप्ट ऑफिसर पुतिन के नाम से डरने लगा। कुछ ऑफिसर्स ने लॉबिंग करके पुतिन को हटाना चाहा, लेकिन प्रेसिडेंट येल्त्सिन का पूरा भरोसा पुतिन जीत चुके थे। धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। कई करप्ट ऑफिसर्स को फायर किया गया या फिर जेल भेज दिया गया। लोगों में पुतिन अब पॉपुलर होने लगे थे। इसी दौरान रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी को बंद किया गया और एक नए वर्जन में लाया गया जिसे कहा जाता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस या फिर उसे एफएसबी भी कहा जाता है। पुतिन को एफएसबी का चीफ बनाया गया।
जिस एजेंसी में वो पहले काम करते थे उसी एजेंसी के अब वो खुद चीफ बन चुके थे। किस्मत पुतिन पर मेहरबान थी। एफएसबी के चीफ बनने के बाद भी पुतिन का करप्शन के खिलाफ काम जारी रहा। उसके साथ ही साथ उन्होंने रशिया के ऑर्गेनाइज क्राइम पर भी हथौड़ा चलाना शुरू किया। बचपन में पुतिन जहां रहते थे वहां आए दिन खून खराबा हुआ करता था और तब से लेके क्राइम के अगेंस्ट उनके दिल में नफरत भरी हुई थी। अब उन्हें मौका मिला था कि इन क्रिमिनल्स को वो सलाखों के पीछे भेजे। कई क्राइम फैमिलीज ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर रशिया के अंदर एक्टिव थी और उनकी सरकार पर भी भारी पकड़ थी। मॉस्को में सोलेंट सेवास्किया ब्राटवा नाम की एक क्राइम फैमिली थी जो कि अपहरण, वसूली और मर्डर जैसे गुनाहों में शामिल थी। तंबोवास्किया नाम की एक फैमिली लेनिनग्राड के अंदर क्राइम फैमिली एक्टिव थी। तो रशिया के कई शहरों के अंदर ब्रदर्स सर्कल नाम का एक क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव था। इन ऑर्गेनाइज क्राइम फैमिलीज के पास बेशुमार पैसा हुआ करता था और उनके सरकारी ऑफिसर्स के साथ भी रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे। पुलिस भी इनसे डरती थी। इन ऑर्गेनाइज क्राइम फैमिलीज को खत्म करने के लिए पुतिन को प्रेसिडेंट येल्त्सिन का पूरा समर्थन था। रातों रात इन सभी के अड्डों पर छापे मारे गए। जो भाग गया उनका एनकाउंटर कर दिया गया। इन फैमिलीज के मुखियाओं को किस जेल में रखा गया हुआ है ये वहां की पुलिस को भी पता नहीं होता था। इस लेवल का मैनेजमेंट पुतिन की तरफ से किया गया था। रशिया के अंदर क्राइम रेट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कई साल बाद उन्हें ऐसा लीडर मिला था जो उनमें से ऊपर आया हुआ था, जो उनकी तकलीफें समझता था और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुतिन की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। पुतिन ने एफएसबी के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट सैंक्शन करवा के लिया था ताकि वो एफएसबी को मॉडर्न बना सके। नई तकनीक, नए हथियार, ऑफिसर्स की एडवांस ट्रेनिंग, इन सभी पर पुतिन ने बहुत जोर दिया था। एफएसबी रशिया के अंदर और रशिया के बाहर दोनों जगह काम करती थी। इसीलिए एफएसबी का स्ट्रांग होना रशिया के सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रेसिडेंट येल्त्सिन पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, लेकिन अब उनकी खुद की सेहत बिगड़ती जा रही थी। प्रेसिडेंट येल्त्सिन को दारू पीने की बुरी लत थी जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग किया करते थे जिसकी वजह से उन्हें ब्रोंकाइटिस की भी बीमारी हो चुकी थी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। अपनी सेहत का हाल देखते हुए 31 दिसंबर 1999 को अचानक से प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया और व्लादिमीर पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फाइनली पुतिन रशिया जैसे इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट बन चुके थे। तब से लेकर आज तक वो रशिया के सर्वोच्च नेता बने रहे हैं। किसने सोचा था कि रशिया के एक गरीब घर में पैदा हुआ यह लड़का एक दिन रशिया के सर्वोच्च पद पर विराजमान होगा। सालों तक की गई मेहनत, नसीब और हुनर, ये तीनों चीजें अगर एक साथ आ जाए तो क्या हो सकता है, इसकी व्लादिमीर पुतिन एक जिंदा मिसाल है। इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही बायोग्राफिकल स्टोरीज के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए राजतंत्र यूट्यूब चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।